बच्चों, हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं का भी अध्ययन कर रहे हैं और इन विशेषताओं में हम संविधान के मौलिक प्रावधान या संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान में 22 तरह की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और ये विशेषताएं सब अलग अलग हैं जो संविधान के बारे में बताती हैं कि संविधान कैसा है और किस तरह का बनाया गया है। एक सफल संविधान की विशेषता यह है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने के लिए जो है उसे प्रेरणा देता है और आदर करने का कारण एक अवश्य होता है कि हम उसकी कुछ खूबियाँ हों, कुछ विशेषताएं हों जिसके कारण हम उसका सम्मान करते हैं। पहली विशेषता ये है कि लोक प्रभुता पर आधारित संविधान, अर्थात संविधान जो है लोक माने जनता, प्रभुता माने शासन, लोक कल्याण के लिए जो शासन बनाया गया है उस पर आधारित है। दूसरा, भारत का संविधान जो है वो लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। लिखित और व्यापक होने के कारण जो है इसे विश्व का अनोखा संविधान भी कहा गया है, क्योंकि इतना बड़ा संविधान पूरी दुनिया में किसी देश का संविधान नहीं है। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण का मतलब होता है अपने आप में पूरा, प्रभुत्व का अर्थ होता है शक्तिशाली। तो संपूर्ण अपने आप में पूरा शक्तिशाली है लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता द्वारा बनाया हुआ यह शासन। चौथा है समाजवादी राज्य। पांचवा है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श भी माना गया है। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। तो भारत का संविधान एकात्मक शासन है, लेकिन ये संघात्मक की ओर झुका हुआ है, क्योंकि संघात्मक उसे कहते हैं जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का अलग अलग विभाजन कर दिया जाता है, लेकिन आपातकाल की परिस्थितियों में यह एक हो जाता है। इसलिए इसे एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन कहते हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बताए गए हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श मानता है। 10वां है स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र अधिकरण। तो भारत में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 सरकार के अंग है, जिसमें से न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है और उसे स्वतंत्र रखा गया है। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो संसद ने जो कानून नियम बनाए हैं वह न्याय की दृष्टि से सर्वोच्च है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि न्यायिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए या उस पर न्याय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई है। 12वां है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति। तो पहले जो है जब अंग्रेज थे यहाँ पे तो वो क्या करते थे, जाति और धर्म के नाम पर चुनाव करवाते थे, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लेकिन जब भारतीय संविधान बना तो सांप्रदायिकता की भावना को समाप्त कर दिया गया और वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, अर्थात 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। फिर है 14 नंबर पे अल्पसंख्यक और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। तो भारत में जो है अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी इनको गिना जाता है। तो इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है इनके कल्याण के लिए। एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता की व्यवस्था की गई है, हालांकि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जैसे अपने राज्य की अलग और देश की अलग, लेकिन हम एक ही प्रकार की नागरिकता का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर पे है सामाजिक समानता की स्थापना। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक समान रूप से माना गया है। संकटकालीन प्रावधान 17 नंबर पे है। तो भारत में जो है संकट काल का अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति को दिया गया है और भारत में ऐसी कोई आपातकाल की स्थिति आती है, संकट काल की स्थिति आती है, तो उसके लिए हमारे अधिकार जो हैं वो स्थगित कर दिए
जाते हैं। 18 नंबर पे है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। तो भारत को जो है एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, उसकी स्थापना करना है, यही संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। 19 नंबर पे है एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। तो भारत में हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा गया है और उसे राष्ट्रभाषा प्रदान की गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त देश में 22 प्रकार की अलग अलग भाषाओं को भी मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है इसलिए। नंबर 20 पे है ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो जिस तरह से हमारी न्यायपालिका होती है उसी तरह से गांव में न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत होते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो विकास है वो गांव से ही प्रारंभ माना जाता है। इसलिए इसे जो है न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत को स्थापना करने का भी अधिकार संविधान में दिया गया है। नंबर 21 पे है विश्व शांति का समर्थक। तो भारत जो है वो पूरे विश्व में शांति का समर्थक माना जाता है और ये देखा गया है कि पूरे विश्व में भारत के द्वारा शांति स्थापना का कार्य भी किया जाता है। और ऐसा एक लक्ष्य भी बनाया गया है संविधान में कि युद्ध, झगड़े, लड़ाई को छोड़ करके शांति की स्थापना करने का कार्य भारत के लिए प्रमुख होगा। अब हम अध्ययन करेंगे संविधान के कामकाज की शैली। संविधान सभा की सत्ता सबका प्रतिनिधित्व देने वाली सत्ता थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई यह प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुए मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता के आधार थे। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग हों, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान, समुदाय और प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व न करें, बल्कि संविधान सभा में सदस्यों ने पूरे देश के हित का ध्यान रख करके विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन वो एक दूसरे के हितों को अपना आधार बना करके शायद ही कोई मतभेद करते थे। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आपस में कोई भी मतभेद किए बिना सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करते थे। संविधान में केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया और यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था। जब संविधान में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया था, तो नियम कानून बनाए गए थे, तो सब पर थोड़ा थोड़ा मतभेद हुआ था, विचार विमर्श हुआ था, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार मतलब हर वर्ग के नागरिक को, हर लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाए, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, कोई मतभेद नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिक को एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से भारत में जो है कामकाज की शैली कुछ अलग थी। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। पहला यह था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य हो, मतलब अपने आप में पूर्ण हो। दूसरा, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्रों जो हमारे संविधान अथवा संघ का अंग बनना चाहते थे, उन्हें मिला करके एक संघ बनाया जाएगा। तो भारतीय संघ का अंग बनने के लिए जो है देशी रियासतों को मिलाना ज़रूरी था। और उन दिनों राजा लोग जो है वो क्या करते थे कि भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहते थे और वो ये चाहते थे कि उनको अलग छोड़ दिया जाए, जिससे उनकी राजशाही चलती रहे। तीसरा है संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन जो संघीय सरकार
को दे दी गई है। अर्थात राज्य की सरकारों को जो शक्तियां प्रदान की जाएंगी वह उनका प्रयोग करेंगे, ना कि संघ सरकार की शक्तियों की बराबरी करेंगे। चौथा है संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों पर सत्ता का स्रोत जनता को होगा। शक्तियों का स्रोत जो है जनता को क्यों माना गया? क्योंकि जनता जो है चुनाव में अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेगी, तो इसलिए उसे स्रोत माना गया। पांचवा है जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। ये स्वतंत्रताएं कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन होंगी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि भारत में जब मौलिक अधिकार प्रदान किए गए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नागरिकों को दी गई, जिसको पा करके वो उनको ऐसा लगता था कि हमें एक तरह से सुरक्षा की गारंटी सरकार के द्वारा दी गई है, संविधान के द्वारा दी गई है। छठे नंबर पे है अल्पसंख्यक, पिछड़े तथा जनजाति, दलित क्षेत्रों एवं दूसरी पिछड़ी श्रेणियों के लिए उचित सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। तो भारत में जो है पिछड़ी जाति के लोगों पर प्राचीन काल में दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे, तो उनकी दशा को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा कुछ उचित प्रबंध भी किया जाएगा, ऐसा कहा गया। नंबर 7 पे है भारतीय गणराज्य की प्रादेशिक अखंडता का इसके तीनों सेनाओं जल, थल और वायु प्रभुत्व संपन्न अधिकार को न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार लागू किया जाएगा। मतलब भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनको भी विशेष अधिकार दिया जाएगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्य कर सके। 8वें नंबर पे है विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। तो विश्व शांति के लिए भारत जो है मानव कल्याण के लिए अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी योगदान दे सकता है। अब हम पढ़ेंगे 26 जनवरी का महत्व। 26 जनवरी का महत्व। 26 जनवरी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना विशेष महत्व है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन किया था पहली बार, और उसमें उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा। तो 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय कार्यवाही समिति ने प्रस्ताव पास करके 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और इस दिन की ऐतिहासिक याद को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया। तो यह निश्चय जो है कब ले लिया गया था? 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जब इनका पहली बार अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तभी। और 1930 में इसे राष्ट्रीय कार्यवाही समिति ने पास किया और ये कहा 26 जनवरी के दिन ही इसे लागू किया जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का नया संविधान लागू किया गया और इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और यह संविधान एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। मतलब अपने आप में सर्वगुण संपन्न गणराज्य बन गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। हो गया। और इसमें जो है मैं भी आपको 1 नंबर के अति लघु प्रश्न और 2 नंबर के अति लघु प्रश्न भेजूंगी, उसे आपको करना है। और मतलब जो भी प्रश्न मैं भेजूंगी आपको करने के लिए, उन्हीं प्रश्नों को आपको केवल अपनी क्वेश्चन आंसर की कॉपी में करना है। और अगला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वो दूसरी किताब का होगा, पहला चैप्टर। 2 चैप्टर हो जाएंगे जिससे 25 और 26 तारीख को जब आपका टेस्ट हो तो उसे आप तैयार भी कर लीजिएगा।